अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आज उन्होंने अपने प्रेडेसेसर यानी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार के एक फ़ैसले को गैर कानूनी करार दिया है और तहरीरी तौर पर ये एक ऑर्डर में उन्होंने लिखवा दिया है। और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं अब माजी में किए गए कई फ़ैसलों पर दोबारा से नज़रसानी कर रहे हैं और उन फैसलों पर भी नज़रसानी हो रही है जो फ़ैसले अदालत के सामने मौजूद भी नहीं किसी केस में, उनको ख़ुद ही वो समाअत के लिए भी मुकर्रर कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। आपको मालूम ही है गुज़िश्ता हफ़्ते एक अहम समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पर एक दरख्वास्त गुजार आए थे जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई के। आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुतालबा किया था कि जनरल फैज़ हमीद ने उनको, उनके ख़ानदान को अगवा कराया और उनसे बेसिकली ब्लैकमेलिंग वगैरह और काफ़ी संगीन इल्ज़ामात थे। टॉप सिटी के मालिक हैं मोइज़ अहमद साहब। उन्होंने बहरहाल उनकी जो दरख्वास्त थी उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के HR सेल में दायर की गई थी एक जाहिदा जावेद असलम नामी खातून की जानिब से। और वो दरख्वास्त इन मोइज़ अहमद के ख़िलाफ़ थी जो अब सुप्रीम कोर्ट में आए थे 184(3) के तहत। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि एक दरख्वास्त और भी आई हुई है, माजी में एक दरख्वास्त थी, हम उसको भी मंगवा लेते हैं। और उन्होंने अदालत में बुलाई, वो मंगवाई दरख्वास्त और उसके ऊपर फिर उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। वो ऑर्डर आज सामने आया है जो उन्होंने तहरीरी तौर पर जारी करवाया। उस ऑर्डर में काफ़ी तल्ख़ बातें हैं। उस ऑर्डर के अंदर एक दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को आड़े हाथों लिया है, बल्कि जो एक उनके साथ बैठे जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने अपना इजाफी नोट भी तहरीर किया है। सबसे पहले तो उस ऑर्डर की तरफ आते हैं। अदालत ये कह रही है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का फ़ैसला गैर कानूनी है और उस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस या कोई भी जज इन चैम्बर 184(3) के मुकदमात के फ़ैसले नहीं कर सकता और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद 184(3) के मुकदमात के फ़ैसले का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास भी नहीं रहा। मगर इसमें अगर थोड़ा सा मैं इसका आपको बताऊं डिटेल इस ऑर्डर की, तो उसमें ये लिख रहे हैं चीफ जस्टिस कि जाहिदा जावेद असलम ने HR सेल को दरख्वास्त भेजी और दरख्वास्त में टॉप सिटी के मालिक पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने रखा गया जो जस्टिस मियां साकिब निसार थे और DG HR यानी जो डायरेक्टर जनरल हैं इंसानी हकूक़ सेल के, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस साकिब निसार ने 3 नवंबर 2018 को ऑर्डर जारी करते हुए दोनों पार्टीज़ को यानी मोइज़ अहमद को और जाहिदा जावेद असलम को अपने चैम्बर में तलब किया और इस पर समाअत की। एक नहीं बल्कि 2 समाअतें हुई, एक 6/11/2018 और एक 15/11/2018। और उन दरख्वास्तों के बेसिकली वो जो चैम्बर में समाअत हुई या जो भी हुआ उसमें बहरहाल मामला बाद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और कैपिटल पुलिस जो इस्लामाबाद की पुलिस है, रावलपिंडी की जो पुलिस है, उसको भेज दिया गया। और बाद में बताया गया वकील की जानिब से कि ये मामला डिसाइड हो गया था नीचे की अदालतों में। उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाया कि क्या चीफ जस्टिस ऐसा कर सकता है और उन्होंने पूछा कि हमने ये सवाल अदालत में बैठे वकला से पूछा, मगर वकला ने कहा कि आइन में या कानून में या रूल्स में ऐसा कोई तरीक़ाकार दर्ज नहीं है जिसको इन्वोक करके साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने ये फ़ैसला दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला थोड़ा सा आगे आए। उन्होंने कहा कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा की राय से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ, तमाम अपनी भी राय देना चाहता हूँ। HR सेल 2005 में कायम हुआ मगर बताया गया कि यह किसी कानून के तहत नहीं बना। और फिर उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर्स, जो हिदायत या जो खतूत HR सेल जो है वो देता रहा है मुख्तलिफ बॉडीज़ को, पब्लिक बॉडीज़ को और ऑर्गेनाइजेशंस को, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ये फिर उन्होंने कहा कि एक रॉन्गफुल इम्प्रेशन जाता है कि ये जो ऑर्डर्स या डायरेक्शंस या लेटर्स थे ये जुडिशल ऑर्डर्स थे, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। और ये जो ऑर्डर्स हैं लाइकली टू इन्फ्रिंज जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है और ड्यू प्रोसेस है, उसको ये इन्फ्रिंज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और काज ग्रेव मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस। अब ये
मिस कैरेज ऑफ जस्टिस की टर्म यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं कि ये जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार फैसले करते रहे हैं, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि जस्टिस का मिस कैरेज किया जाता रहा है। अब उन्होंने तो खैर ये तमाम तर फैसले या तमाम तर जो HR सेल के अहकामात या काम थे उनको अल्ट्रा वायरी यानी कानून से मुतसादम करार दिया है, और अब रजिस्ट्रार को ये हिदायत की है कि HR सेल को रोका जाए किसी भी तरह की कार्रवाई से, जो प्रोसीडिंग्स हैं, और समन्स जारी करने या ऑर्डर जारी करने या डायरेक्शंस या लेटर तक लिखने से उन्होंने रोक दिया है। मगर ये बात अलग है कि जस्टिस सतर मिनल्ला का नोट ये इजाफी है, और इसको हम इख्तिलाफी नोट तो नहीं अक़लियती नोट ज़रूर कहेंगे कि उनसे दीगर 2 जजेस इत्तेफाक नहीं करते। और दूसरी जानिब इसी मामले पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस मियां साकिब निसार साहब से फ़ोन पर बात की, उनसे उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि वो क्या समझते हैं, क्या उनको मायूसी हो रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इन फ़ैसलों से, जो कि वो अब माजी के फ़ैसलों को उठाकर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई मायूसी नहीं हो रही, और दूसरा उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि इस मामले पर आप उन लोगों से राय लें जो इस मामले पर राय देना चाहते हैं, या जो लोग अक्सर देते रहते हैं राय। मैं क्योंकि ख़ुद इसमें एक पार्टी हूँ टू सम एक्सटेंट, तो मुनासिब नहीं होगा कि मैं अपने बारे में यहाँ पर कोई बात करूँ। और मैं अगर अपनी तौर पर ये आपको बता सकता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो फ़ैसले हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हर शख्स को। साकिब निसार साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं कोई मायूस हूँ इस तरह के फ़ैसलों से, मुझे ये मालूम हुआ है, मगर मैंने अब इन सब बातों को पीछे छोड़ दिया है। मैं तो अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िंदगी को जी रहा हूँ, और खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इतनी बेहतर ज़िंदगी दी है, और जो मेरे से हो पा रहा है गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको इंसाफ नहीं मिलता, उनकी मदद कर रहा हूँ। प्रो बोनो के केसेस ख़ुद कर रहा हूँ, लोगों को कंसल्टेशन दे रहा हूँ, उनकी जहाँ तक मैं मदद कर सकता हूँ लीगली मैं वो कर रहा हूँ, और अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहा हूँ। और जहाँ तक बात है इन फ़ैसलों की, तो बेहतर यही होगा कि आप उन लोगों से राय लें जो इस पर अक्सर तबसरे तज्ज़िये करते रहते हैं। मेरी जानिब से राय देना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। और फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि बहरहाल उनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि हर शख्स को राय देने का हक़ है। हमने जो कुछ भी किया, जो मैंने फ़ैसले दिए हैं अपनी अक्लो दानिश को अपनी अक्लो दानिश के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक मैंने फ़ैसले किए हैं, और जो मुझे ठीक लगता था मैंने वो किया। और अब अगर कोई कर रहा है और अपनी तरफ से ठीक कर रहा है तो वो उसका हक़ है, मैं किसी से उसका हक़ तो नहीं छीन सकता। और बज़ाहिर वो अपने हाई स्पिरिट्स में हैं, और उन्हें कोई बज़ाहिर उनके बकौल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही वो मायूस हैं। और वो ये कह रहे हैं कि डे बाय डे अपनी जो लाइफ है वो गुजार रहा हूँ, और मुझे भी कह रहे थे कि आप भी अपनी जो ज़िंदगी है इसको एंजॉय करें, शुक्र करें, आपको कोई ऐसी ख़बर नहीं आती कि किसी का इंतकाल हो गया है, कोई बीमार हो गया है, लिहाजा जो आपके पास ज़िंदगी है उसको अवेल करें, उसको अच्छे कामों में गुजारें। ये थे मियां साकिब निसार साहब। अब आते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ अहम बातें लिखी हैं जो उस रोज़ कमरा अदालत में उन्होंने नहीं कही थी, आज उन्होंने अपने इस ऑर्डर में तहरीरी शक्ल में दे दी हैं। बेसिकली अगर मैं आपको पहले ऑर्डर पढ़कर बता दूं तो उसके बाद उस चार्जशीट की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद को अब बंद गली में ले जाया गया है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना अब बज़ाहिर लग रहा है कि ठहर चुका है, और ये मामला अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ेगा। जो आज की मैं इस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर में ये लिख रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरख्वास्त गुजार यानी मोइज़ अहमद ने ISI के साबिक ओहदेदार जनरल फैज़ हमीद पर कब्ज़े के लिए जनरल फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक टॉप सिटी पर कब्ज़े के लिए उनको और उनके अहल खाना को अगवा किया गया। ये खैर चीज़ें वो हैं जो उस रोज़ भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं। आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद पर रेंजर्स और ISI हुकाम के ज़रिए ऑफिस और घर पर छापों का इल्ज़ाम लगाया है मोइज़ अहमद ने, और जनरल फैज़ हमीद पर घर का सामान और सोसाइटी का जो रिकॉर्ड है वो भी चोरी करने का इल्ज़ाम है। जबकि वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अलावा कार्रवाई के लिए उनके पास कोई मुतलका फ़ोरम नहीं है। जब हमने अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे चौधरी आमिर रहमान, उनसे पूछा
तो उन्होंने कहा कि इनके पास वजारत दिफा का फ़ोरम मौजूद है, ये वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस लिखते हैं अपने ऑर्डर के अंदर कि दरख्वास्त गुजार ने इस अंदेशे का इजहार किया है कि वजारत दिफा उनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो फ़ौज के एक अहम ओहदे पर रह चुके हैं। ताहम एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करवाई है कि शिकायत जो उनके जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ शिकायत है, वजारत दिफा उसका जायज़ा लेगी। और फिर चीफ़ जस्टिस लिखते हैं कि हुकूमत की जानिब से दिए गए या हुकूमत के बिहाफ पर दिए गए इस बयान पर हम कोई शक नहीं है और हमें उम्मीद है कि जो मामला है इसको कानून के मुताबिक हैंडल किया जाएगा। फिर मैं आता हूँ उस पैराग्राफ की तरफ जो अब जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। चीफ़ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद पर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो इंतहाई संजीदा नोयत के हैं। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो बिलाशुबा वफाकी हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, ISI और पाकिस्तान रेंजर्स की साख को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएँगे, लिहाजा इन इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आते हैं थोड़ा सा आगे, वो ये कहते हैं मगर यहाँ पर एक बात है कि ये मामला अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आया है और जो दीगर मुतल्लिका फ़ोरम है उनसे होता हुआ हमारे पास नहीं आया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस मामले में इंटरवीन करती है आइन के आर्टिकल 184 के तहत, जिसके तहत दरख्वास्त दायर की गई थी, तो इट में एडवर्सली अफेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, यानी जनरल फैज़ हमीद या दीगर जो फ्रीकैन हैं उनके जो हकूक़ हैं वो इससे शदीद मुतासिर हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इस मौके के ऊपर इस मामले को टेकअप करती है तो। लिहाजा अदालत जो दरख्वास्त है जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, इसको मेरिट्स को छेड़े बगैर ही निपटाती है और अदालत ने अब ये वाज़े कर दिया है कि दरख्वास्त गुजार के पास दीगर जो फ़ोरम है वो मौजूद हैं। और फिर चीफ़ जस्टिस ने अपने ऑर्डर में ये भी लिख दिया है कि इल्ज़ामात पर जो जनरल फैज़ हमीद पर लगाए गए हैं उनके मुताबिक उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और बहरहाल ये अब मामला है और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं जान की अमान पाऊं तो मुझे ये लगता है कि ये दरख्वास्त जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई शायद ये इसीलिए की गई थी, ये जो एक पैराग्राफ इसमें लिखा गया है, क्योंकि अदरवाइज़ तो इसका कोई तुक नहीं बनता था। जो आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस है, हमारे सामने कई ऐसी अहम नोयत की दरख्वास्तें आई हैं जो 184(3) के तहत दायर हो सकती हैं और हुई हैं, उन पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए हैं और उनको वापस भेज दिया है, जबकि ये दरख्वास्त एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस था और ये अपील की सूरत में या नीचे से भी नहीं आया, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत दायर हुई ये दरख्वास्त और अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई और उसको अदालत ने मुस्तरद या खारिज भी नहीं किया, निपटा दिया। और ये ऑब्जर्वेशंस देकर जब निपटाया है तो अब इन ऑब्जर्वेशंस को जवाज़ बनाकर जो दरख्वास्त गुजार है वो तो वजारत दिफा में जाएगा और कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि आप हमारे इल्ज़ामात पर जो है वो कार्रवाई करें। और ये काफ़ी संगीन किस्म की जो आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं। अब इसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया है कि इल्ज़ामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि इनकी दरख्वास्त को टेकअप किया जाएगा। और ये वही बात है जो उस रोज़ मुझे कमरा अदालत में जब हम मौजूद थे तो उनके जो वकील हैं टॉप सिटी के मालिक के, जब मैंने उनसे पूछा, जब ऑर्डर लिखवा दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम यही चाहते थे। अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि उनको उनकी जो मंशा के मुताबिक ऑर्डर मिल चुका है और अब वो इसको आगे लेकर चलेंगे और वजारत दिफा में लेकर जाएंगे इस ऑर्डर को और शायद फिर वजारत दिफा जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाए या जैसे भी उनसे सवाल जवाब करे। मगर मामला इतना सादा नहीं है जितना उस रोज़ लग रहा था। कमरा अदालत में जब दरख्वास्त को निपटा दिया गया बग़ैर किसी कार्रवाई के, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि एक रिलीफ़ मिला है जनरल फैज़ हमीद को, जो कि अब रिलीफ़ नज़र नहीं आ रहा। और इसके ऊपर खैर जो इल्ज़ामात थे उन पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने तो अपने मौक़िफ़ में ये कह दिया था कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ISI का मामला ही नहीं था, ये तो सिविल इदारों का मामला था। मगर उस पर हमने कुछ सवालात उनसे पूछे थे, उन सवालात का जवाब ताहाल उनकी जानिब से नहीं आया। उम्मीद करते हैं वो अपने उन सवालात का या अपना जो मौक़िफ़ है भरपूर अंदाज में हमें देंगे और हम आपके साथ वो बिल्कुल
वैसे ही शेयर करेंगे। एक दूसरी बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुला लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और ये इजलास बुलाया गया है 20 नवंबर को। और 20 नवंबर को अब चीफ जस्टिस की सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। आपको मालूम है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो 10 शिकायत हैं उन पर उनको शो काज नोटिस या इजहार वजूह का नोटिस जारी हुआ था, और उनको 14 दिन का वक्त दिया गया था। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उन 14 दिनों को अवेल किया और बड़ा भरपूर अंदाज में एक जवाब उन्होंने तैयार किया, और आखिरी रोज़ लास्ट फ्राइडे को उन्होंने वो जमा करवाया। मगर वो जवाब नहीं था इजहार वजूह का। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें एतराज़ है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की हैयत पर, जो मेंबरान हैं 3 बिलखसूस जिन्होंने शोकाज नोटिस भेजा था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अफ़गान, उनके अगेंस्ट उन्होंने अपना एक केस बनाया। देखना ये होगा कि वो जो रिक्यूज़ल की इस्तदा कर रहे हैं, क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनकी इस्तदा को इस पर गौर करेगी या इनको एंटरटेन करेगी। दूसरी जानिब ज़राए ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने अब तमाम उन शिकायत कुनंदगान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है जिन्होंने ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजी थी। और न सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला है, बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग है। उस पर भी गुज़िश्ता जो इजलास की कार्रवाई है उस पर आमना मलिक जो दरख्वास्त गुजार या शिकायत कुनंदा हैं उनको ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, और उसका हवाला खैर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने नोट में भी कर चुके हैं, उस तफसीली नोट में। अब देखते हैं ये जो इजलास होने जा रहा है 20 नवंबर को, इस इजलास में क्या होता है, और क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो चाहते हैं वो उनको मिल पाता है, या फिर उनको आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करना पड़ेगी अगर उनके इस जवाब को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मंजूर नहीं करती। ऑप्शंस अब भी काफ़ी हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास, मगर बज़ाहिर उनके साथ वो सपोर्ट नहीं है जो माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को थी। मैं वकला की बात कर रहा हूँ। मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो में भी ये बात कही थी, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि 90% वकला उनके साथ नहीं है। तो बेसिकली ये एक नंबर है, ये उस बेस पर है कि जो तंजीमें हैं वकला की, जो ग्रुप्स हैं, बज़ाहिर आप देख लें जितने भी ग्रुप्स हैं वो मोस्टली उनके साथ नहीं हैं, माँ सिवाय आबिद ज़ुबैरी वगैरह वो लोग हैं जो उनके साथ खड़े रहे हैं, मगर अब वो चंद रह गए हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान बार कौंसिल की या मुख्तलिफ बार कौंसल्स की, वो उनके ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं कंप्लेनेंट हैं, जबकि हामिद ख़ान साहब और दीगर वकला भी उनके साथ नहीं है। हामिद ख़ान साहब तो उनका ही फ़ैसला चैलेंज कर रखा है परवेज़ मुशर्रफ केस के अंदर, जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक फ़ैसला दिया था। तो ये काफ़ी मामलात जो हैं वकला में आप कह सकते हैं कि उनको वो सपोर्ट बेस नहीं हासिल जो दीगर जजेस को हासिल थी। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी अभी तक वो तमाम बातें खुलकर उस तरह से नहीं की जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने इनिशियल स्टेटमेंट्स में अपने ख़िलाफ़ रेफरेंसेस पर दी थी। और इस्टेब्लिशमेंट पर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही उनकी जानिब कोई इशारा किया है, सिर्फ उन जजेस पर वो इशारा कर रहे हैं। मगर ये अभी उनका एक आप कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे एक जवाब है। हो सकता है जब केस थोड़ा सा आगे बढ़े तो उस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मज़ीद खुलकर बातें करें। हो सकता है 20 नवंबर को अब जो इजलास है उस पर तमाम तर नज़रें हैं, देखते हैं क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।